हेलो बच्चों। सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास नंबर 4 कवर करेंगे और इस क्लास नंबर 4 में हम जो देखेंगे वो एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था 3 मई 2023 पहली शिफ्ट में, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी है। ठीक है, क्लास नंबर 1 और 2 ये कंबाइन क्लास है। ठीक है, और क्लास नंबर 3 अलग अलग है। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस की और फेज 11 की प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं वो वहाँ से जाकर क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। फेज 11 में हमने 12 शिफ्ट के क्वेश्चन देखे हैं और इस एसएससी एमटीएस में जो है आई थिंक 57 शिफ्ट के क्वेश्चन को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके ऑल अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आपकी चीज़ और मैं बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज 24 जून को ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सीरियस होकर पढ़ लीजिए अब जा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 तक भारत में अक्टूबर 2022 तक भारत में खाली स्थान तक अक्टूबर 2022 तक भारत में खाली स्थान तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण यानी कोलेटरल फ्री लोन एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है 3 लाख तक। यानी अक्टूबर 2022 तक भारत में किसी भी परिवार को अगर 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था तो उसको हम माइक्रो फाइनेंस ऋण कहते थे। एक लघु ऋण की श्रेणी में उसको रखते थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो एसएससी जनगणना के 2 क्वेश्चन कम से कम पूछती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो वो है बेटा आपका दमन और दीव। कौन सा है? दमन और दीव। ठीक है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? केरल की है। और केरल के बाद में दूसरी जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वो लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप साक्षरता के मामले में जब पहले स्थान पर है। ठीक है, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 88.01% है। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया की अगर हम बात करें साक्षरता दर के मामले में, तो पूरे भारत की जो साक्षरता दर है फिलहाल 74.04% है। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ड्रीम्स फॉर माई फादर ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो यह बराक ओबामा की आत्मकथा है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर आत्मकथा जो है बराक ओबामा की आत्मकथा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बराक ओबामा जो है 42वें और 43वें नंबर के जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 44वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे वहाँ के? 44वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप थे। और फिलहाल जो ये राष्ट्रपति है वहाँ के क्या नाम है इनका? जो बाइडन, ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति है। तो आप ये याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ में जो बराक ओबामा है ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम अश्वेत है। प्रथम अश्वेत है। अश्वेत मतलब काले, निग्रो। प्रथम अश्वेत है। ठीक है, निग्रो है, आप याद रखना। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ये भी आप याद रखना, ये अपना में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे तो तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, याराना फिल्म का ये गाना।
चलिए नेक्स्ट है बेटा 5वां क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो बैटरी जो होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट किस में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। छठा है पुदुमई पेन, पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई थी। किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर। रामप्पा जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? तो रामप्पा मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है बेटा। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी जो भारत के राष्ट्रपति है उनका चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। तो इसमें कौन कौन होते हैं? यानी सिंपल मतलब ये है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति है उनका चुनाव, उनके चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें आपको पता ही है उनके चुनाव में जो है हाँ, मतलब निर्वाचक जो मंडल होता है किससे मिलकर बनता है? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित प्लस राज्यसभा के निर्वाचित, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। याद रखना। तो इसमें पहले वाले में क्या बोला? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट मीन्स मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इंक्लूडिंग ऑल स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ विधानसभा प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी विधानसभा मेंबर, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है, गलत है ये, ठीक है। आई रिपीट अगेन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, प्लस ऑल स्टेट विधानसभा प्लस दिल्ली विधानसभा प्लस पुडुचेरी विधानसभा, ये भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 16 में, ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये पढ़ा लिखा अनपढ़ था, ठीक है। इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। दूसरा, जनता को शासक से, शासक को जनता से छुटकारा मिल गया। ये कहावत भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी अपना आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये आप याद रखना, ओके। उसके बाद जो इब्न बतूता है वो इसी के शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता, ठीक है, याद रखना। इसने रेहला नामक एक किताब लिखी है, ये भी अपना आप में इम्पोर्टेंट है। और ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को मतलब मोरक्को की राजधानी है रबात, मोरक्को की राजधानी क्या? रबात है, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में 2 राज्य स्वतंत्र हुए थे। नंबर 1 पर कौन है? आपका विजयनगर। कौन है? विजयनगर। और दूसरे नंबर पर कौन है? बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य है बेटा, इसके क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में
सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, ये मेन चीज़ है। तो अवसर की समानता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 16 में क्या है? अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है, अनटचेबिलिटी का अंत है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर यानी लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, मूल निवास, लिंग के आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, याद रखियो। तो ये आर्टिकल यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लियोन मेसी, लियोन मेसी खालिस्तान खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है फुटबॉल के। तो लियोन मेसी कहाँ का खिलाड़ी है? लियोन मेसी जो है फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कहाँ का खिलाड़ी है? कहाँ का खिलाड़ी है? फुटबॉल का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ठीक है, आज मैंने आपको सारी सारी ट्रॉफी सुनी थी मैंने क्लास में आपसे, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करना आप। ठीक है, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, रुक्मणी देवी को, ये रुक्मणी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया, 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया। उन्हें 1956 में पद्म भूषण और 67 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। अरे भरतनाट्यम में संबंध है इसका, खमा खाई घंटों यार। हाँ, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। देखो, ये जो रुक्मणी देवी है, रुक्मणी देवी जो है, इसका संबंध किससे? भरतनाट्यम से। बस आप याद रखो, किससे है? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। 1956 में इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, 67 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका संबंध किस नृत्य से आपका? इसका संबंध है आपका भरतनाट्यम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? नींबू। कौन सा? कौन सा है? नींबू। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है नींबू। लेकिन विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है बेटा? वो पाया जाता है आंवले में। आंवला, अगर आपके ऑप्शन में आंवला दे दे तो आंसर आंवला होगा। नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड। ठीक है, याद रखना। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी बीमारी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और आपके दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये आप याद रखना, चूँकि विटामिन सी थोड़ा खट्टा होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतुंदी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, विटामिन बी 1 यानी बेरी, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस होता है, ई की कमी से रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है ना, बांझपन आ जाता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन बी 12 मतलब एनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। विटामिन जो बी 12 है इसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट की कमी से जो है, कोबाल्ट की कमी मतलब आयरन की कमी, कोबाल्ट और आयरन की कमी मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी मतलब हमारे शरीर में खून की कमी। ठीक है, तो अगर आपको अपने शरीर में आयरन यानी लोहे को मेंटेन करके रखना है तो बेटा आप जो है पालक खाया करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोहा है पालक में होता है। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, याद रखियो। तो मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत था। इसने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था? तो वह संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई, कहीं नहीं, काई है भैया, गलत लिख रहा। काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो काई और लाइकेन, ठीक है, एल्गी एंड लाइकेन जो है टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, ये आप याद रखना। लाइकेन जो है पर्यावरण के सूचक होते हैं। क्या होते हैं? पर्यावरण के सूचक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जहाँ पर प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगता। ये जो लाइकेन होता है, अगर कहीं पर प्रदूषण है, अगर कहीं पर वायु प्रदूषण है, ठीक है, तो वहाँ पर लाइकेन नहीं उगता है। अगर कहीं पर लाइकेन उग रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर प्रदूषण नहीं है। तो लाइकेन आपका जो है
पर्यावरण का इंडिकेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो उगते कहाँ पर है? टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। 17वां क्वेश्चन है बेटा, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है? केंद्रक में। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। खोज किसने की थी इसकी? चलो इसको छोड़ो आप। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रखना। न्यूक्लिक एसिड ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। डीएनए का मतलब क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने जो है इसकी खोज करी थी और उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। आरएनए का अर्थ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड द इंटेलिजेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज डिपेंडिंग ऑन द आरएनए, ठीक है। यदि किसी मनुष्य के अंदर आरएनए की संख्या ज़्यादा है तो वो इंटेलिजेंट होता है, यानी इंटेलिजेंसी आपकी आरएनए पर डिपेंड करती है। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटा कर उन्हें शुद्ध करने के लिए अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव है। बैसाखी एक प्राचीन उत्सव है। बैसाखी सुना ना, बैसाखी का त्योहार तो किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में। तो बैसाखी आपकी अप्रैल के महीने में आती है, ठीक है। और 13 अप्रैल को आवे, क्योंकि 13 अप्रैल को जो है बैसाखी का त्यौहार था और 13 अप्रैल 1919 को ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है और 1919 को जो है 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और जलियांवाला जो बाग है वो जल्ली नामक बड़े की संपत्ति था जो अंग्रेजों से जाकर मिल गया था, ठीक है, याद रखना। बहुत सारे मतलब जो है इसमें क्रांतिकारी मारे गए थे। इसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह के विरोध में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा था, चूंकि पुलिस ने उनको जो है रोलेट एक्ट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बैसाखी हमने बता दिया आपको। 20वां क्वेश्चन, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है, यानी एक ट्रायंगुलर शेप में है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दक्कन का जो पठार है नर्मदा नदी के साउथ यानी दक्षिण में स्थित है, याद रखना। दक्कन का पठार किधर है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दक्कन का पठार एक ट्रायंगुलर शेप में है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में, बिल्कुल, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, याद रखना। और अमरकंटक कहाँ पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ओके, तो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है ये नर्मदा नदी पर है और यहीं पर इस पर जो है एक धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है, गोवा में। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है, गोवा में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थापित किया गया था 1862 में। भारत में पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1862 में, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं बेटा। जनवरी 2022 में भारत ने खालिस्तान के साथ यूएसडी इतने मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किए, वह फिलीपींस, ठीक है। तो भारत ने फिलीपींस से जो है अपने रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, ठीक है, याद रखना। इनका राष्ट्रीय खाद्य क्या होता है? आपका मछली होता है। ये प्रशांत महासागर के तट पर है और इस मनीला में जो है एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ये थोड़ा सा आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बजरंग पुनिया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती में, रेसलिंग में जीता था बजरंग पुनिया ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना के नाम से शामिल किया गया है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, सुग्गी भारत के खालिस्तान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। सुग्गी तो कर्नाटक का है। तो सुग्गी कहाँ का? कर्नाटक का है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्लास नंबर 4 थी, जिसमें हमने सेट नंबर 4 को कवर करा है। एसएससी एमटीएस 2022 के ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन आपके और आपके एनएमए से आऊँगा करंट अफेयर को उठा के। तो बेटा जो चैनल पर नए हैं उनको वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इससे पहले की क्लास भी आप यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।